कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। इसी तरह से लगे रहिए दोस्तों, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो काफ़ी टॉपिकों के बीच में आपको डिस्कशन कराता है, ऐसे टॉपिक को डिस्कशन कराता है, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन कराता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँच सकते हैं दोस्तों। चाहे वो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, यूपीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे के हों, यूपी ट्रिपल एस सी के हों, हर तरह से आपके लिए द सक्सेस पॉइंट एट द रेट लगा हुआ है। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य है आपकी सफलता दोस्तों। तो अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, अदर कोई टॉपिकों को देखना चाहते हैं, तो हर सब्जेक्ट का अच्छे से डिस्कशन किया गया है। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट जरूर बताएं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है भारत का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उसके अंतर्गत हम देखेंगे जलवायु के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। जलवायु क्या है? तो दोस्तों, जलवायु किसी विशिष्ट क्षेत्र में तापमान, आर्द्रता यानी नमी और दबाव में परिवर्तन के शीघ्रकालिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि जो जलवायु होती है वो किसी भी क्षेत्र में कैसा तापमान है, कैसी नमी है और उसके दबाव में जो परिवर्तन होता है उसके पैटर्न का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, यानी उसको बताती है, उसके अकॉर्डिंग काम करती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़े दोस्तों, परंपरागत रूप से जलवायु को तापमान, वर्षा और हवा जैसे प्रमुख वायुमंडलीय चरों की औसत परिवर्तनशीलता के आधार पर वर्णित किया जाता है। बस में दोस्तों, परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो जलवायु को तापमान, वर्षा और हवा जैसे जो वायुमंडलीय चर होते हैं उनकी औसत परिवर्तनशीलता के आधार पर उनको बताया जाता है, वर्णित किया जाता है, ठीक, उसका एक्सप्लेन किया जाता है। आगे चलते हैं। मूल्यतः जलवायु को मौसम के पर्यटन, बात समझ आ रही है? मूल्यतः जो जलवायु होती है उसको मौसम के पैटर्न की संचयी या समग्र तस्वीर के रूप में देखा जा सकता है। आगे अगर हम बात करें तो इसका जो अर्थ होता है जलवायु का, कि किसी क्षेत्र की जलवायु को पूरी तरह से समझने के लिए औसत मौसम स्थिति और चरम घटनाओं जैसे गंभीर पाला और तूफान की संभावना का विश्लेषण करना होगा। असल में ही दोस्तों, यानी कि अगर हम बात करते हैं जलवायु की, तो जलवायु को पूरी तरह से समझने के लिए हमें क्या करना होगा, जो औसत मौसमी स्थितियां हैं, जो जैसे कि गंभीर पाला हो गया, तूफ़ान आने की संभावना, तूफ़ान की किस तरह की संभावना है, उसका विश्लेषण करना होगा, उसके बारे में जानना होगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, तो संक्षेप में अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु एक विस्तृत अवधि यानी कि लंबे समय तक और व्यापक क्षेत्र में मौसम की स्थितियों और उनकी विविधताओं की समग्रता को सम्मिलित करती है। बात समझे दोस्तों, जो जलवायु होती है वो एक लंबी अवधि की होती है और एक व्यापक क्षेत्र में मौसम की स्थितियाँ और उसकी विविधता की समग्रता को क्या करती है, सम्मिलित करती है, यानी कि मिलाती है। आगे अब देखते हैं भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जिसमें अलग आर्द्रता और शुष्क ऋतुएं होती हैं। बात समझ में दोस्तों, भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जिसमें अलग अलग नमी और शुष्क ऋतुएं होती हैं। आगे देखते हैं। अपने विशाल भौगोलिक विस्तार और विविध स्थलाकृति और अलग अलग अक्षांशाओं के कारण देश में विभिन्न जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भारत का भौगोलिक विस्तार है, जो उसकी स्थलाकृति है और जो उसके अलग अलग अक्षांश हैं, उसके कारण देश में जो जलवायु की परिस्थितियाँ वो अलग अलग पाई जाती हैं। उत्तर पश्चिम में शुष्क से लेकर हिमालयी क्षेत्रों में समशीतोष्ण तक। बात समझे दोस्तों। आगे चलते हैं। हिंद महासागर और हिमालय का प्रभाव क्षेत्रीय जलवायु को और अधिक प्रभावित करता है। यानी हिंद महासागर और जो हिमालय का प्रभाव, ठंडी हवाएँ, बात समझे दोस्तों, वो क्या करती है, वो क्षेत्रीय जलवायु को भी और अधिक प्रभावित करती है, जिससे तटीय, रेगिस्तानी और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु जैसे विशिष्ट पैटर्न का निर्माण होता है। बात समझ में। अब देखते हैं जो भारत की जलवायु है उसकी विशेषताएं कैसी हैं। भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं, पहला है हवाओं का रुख बदलना। उसको देखते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, भारतीय जलवायु की विशेषता यह है
कि यहाँ वर्ष में ऋतु परिवर्तन के साथ वायु प्रणाली पूरी तरह से उलट जाती है। यानी कि भारत की जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है दोस्तों, कि जब वर्ष में ऋतु में परिवर्तन होता है तो उसके वायु प्रणाली भी क्या होती है, उलट जाती है। देख कैसे, जैसे सर्दियों के दौरान हवाएं आमतौर पर व्यापारिक हवाओं की दिशा में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। और सर्दी के दौरान हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। आगे देखते हैं। फिर दोस्तों अगर इन्हीं हवाओं की बात करें तो शुष्क और नमी रहित होती हैं। ये जो हवाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, शुष्क होती हैं, नमी रहित होती हैं तथा देश भर में कम तापमान और उच्च दबाव की स्थिति के कारण होती हैं। यानी जो हवाएं होती हैं वो उनका शुष्क होती हैं, नमी नहीं होती उसमें, और कम तापमान उच्च दबाव की स्थिति के कारण ये पैदा होती हैं। आगे देखते हैं। जब ग्रीष्म के दौरान यानी कि गर्मी के दौरान क्या होता है, हवाओं की दिशा में परिवर्तन देखा जाता है तथा ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के बहने उल्टी बहने लगती हैं। इन नम हवाओं को मानसूनी हवाओं भी कहा जाता है, जो देश भर में उच्च तापमान और कम दबाव की स्थिति की विशेषता रखती है। आगे चलते हैं। हम बात करें मौसमी और परिवर्तनशील वर्षा की। तो दोस्तों भारत में वार्षिक वर्षा का जो तापमान है वो 80% से अधिक भाग गर्मियों के उत्तरार्ध में होता है। बस समझ में, यानी कि जो भारत में वार्षिक वर्षा है उसका 80% से अधिक भाग जो है वो गर्मियों के उत्तरार्ध में होता है तथा क्षेत्र के आधार पर इसकी जो अवधि होती है वो 1 से 5 महीने तक अलग अलग होती है। भारत में वार्षिक वर्षा का जो भाग होता है सबसे ज़्यादा 80% भाग उत्तरार्ध में होता है तथा क्षेत्र के आधार पर इसकी जो अवधि है, जो समय है, वो 1 से 5 महीने तक होता है। आगे देखते हैं। पहले दोस्तों अगर वर्षा की बात करें तो यह वर्षा प्रायः तीव्र वर्षा के रूप में होती है। जो ये वर्षा है वो तेज वर्षा के रूप में जानी जाती है, जिससे बाढ़ और मृदा अपरदन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आगे क्या है, लंबे समय तक भारी वर्षा हो सकती है, जिसके बाद लंबे समय तक सूखा भी पड़ सकता है। ऐसी भी मौसम की घटनाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त देश भर में वर्षा का वितरण जो है वो अत्यधिक परिवर्तनशील है। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो मेघालय के गारो हिल्स में स्थित तुरा में एक दिन में उतनी वर्षा हो सकती है जितनी जैसलमेर में एक दशक में होती है, यानी एक साल में होती है, एक वर्ष में होती है, एक दशक में होती है। आगे चलते हैं। भारतीय जलवायु की विशेषता की बात करें तो इसकी जटिलता और चरम सीमाओं से है। यानी भारत की जलवायु की विशेषता किससे है, जटिलता और चरम सीमाओं से। यह अवधि कृषि गतिविधियों और उष्णकटिबंधीय से लेकर समशीतोष्ण और ठंडे क्षेत्रों की विस्तृत श्रृंखलाओं की फसलों की खेती का समर्थन करता है। यानी भारत की जलवायु क्या करती है, कृषि गतिविधियाँ उष्णकटिबंधीय से लेकर समशीतोष्ण और ठंडे क्षेत्रों तक की विस्तृत श्रृंखला की फसलों की खेती का क्या करती है, समर्थन करती है। बात समझ में आई दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं ऋतुओं की बहुलता के बारे में। ऋतुओं की बहुलता क्या है दोस्तों, तो भारतीय जलवायु की विशेषता है कि लगातार बदलती मौसमी परिस्थितियाँ। यानी भारत की जलवायु की विशेषता ये भी है कि उसमें मौसम में लगातार बदलाव होता रहता है। 3 प्रमुख ऋतुएं हैं, लेकिन व्यापक रूप से विचार करने पर यह संख्या 6 हो जाती है, जैसे शीत ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। बात समझ में आई दोस्तों। आगे चलते हैं। भारतीय जलवायु की एकता के बारे में देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत के उत्तर में हिमालय और उससे जुड़ी पर्वत श्रृंखलाएं पूर्व से पश्चिम तक फैली हैं। यानी भारत के उत्तर में हिमालय है और उससे जुड़ी जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वह पूर्व से पश्चिम तक फैली है। आगे देखते हैं। तो ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं मध्य एशिया से आने वाली ठंडी उत्तरी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। यानी ये जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो क्या करती है, जो मध्य एशिया से ठंडी हवाएं आती हैं उनको भारत में प्रवेश करने से रोकती है। आगे देखते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्रों में भी उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है। इसकी वजह से क्या है, जो कर्क रेखा के उत्तर में जितने भी क्षेत्र स्थित हैं वे सभी उष्णकटिबंधीय जलवायु को क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। आगे देखते हैं। हिमालय एक अवरोधक के रूप में भी कार्य करता है, जो मानसूनी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी नमी छोड़ने के लिए मजबूर करता है, जिससे पूरे देश की मानसून प्रकार की जलवायु प्रभावित होती है। यानी हिमालय एक अवरोधक के रूप में भी कार्य करता है, जिससे वो मानसूनी हवा को क्या करता है, भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी नमी छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है और पूरे देश की जो मानसून प्रकार की जो जलवायु है, इन जितने भी टाइप के मानसून हैं वो प्रभावित होती है। आगे देखते हैं। देखेंगे दोस्तों भारतीय जलवायु की विविधता। पहला क्या है इसके अंतर्गत कि भारतीय जलवायु की समग्र
एकता के बावजूद महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विविधताएं इसमें मौजूद हैं। कौन कौन सी उसको देख लेते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो पश्चिमी राजस्थान में गर्मियों के दौरान तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जबकि लेह के आसपास के सर्दियों में यह -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। देखिए 2 तरीके के परिवर्तन होते हैं। अगर पश्चिमी राजस्थान में गर्मियों के दौरान देखें तो 55 डिग्री सेल्सियस, जबकि लेह के आसपास सर्दियों में देखें तो -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। आगे देखते हैं। तापमान, हवा, वर्षा, आर्द्रता और शुष्कता में ये भिन्नताएं स्थान, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पहाड़ों से दूरी और स्थानीय राहत स्थितियां जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं। असल में जो तापमान है वो हवा, वर्षा, आर्द्रता और शुष्कता में भिन्नताएं जो होती हैं वो स्थान, ऊंचाई, समुद्र से कितनी निकट करीबी है, पहाड़ों से दूरी कितनी है, स्थानीय राहत स्थितियां, इन सब कारकों से भी प्रभावित होती हैं। आगे देखें तो प्राकृतिक आपदाओं की विशेषता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जलवायु अपने अनोखे मौसम पैटर्न तथा विशेषकर वर्षा की परिवर्तनशीलता के कारण, यानी कि वर्षा में किस तरह का परिवर्तन होता है, जैसे बाढ़, सूखा, अकाल और यहाँ तक कि महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे पहले दोस्तों भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भारत की जलवायु कई कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें इसका अक्षांशीय विस्तार, हिंद महासागर से निकटता और हिमालय पर्वत श्रृंखला शामिल है। ये कारक देश भर में तापमान, वर्षा और मौसम की अवधि में क्षेत्रीय भिन्नताओं में योगदान करते हैं। असल में जो भारत की जलवायु है वो कई कारकों से प्रभावित होती है। इसमें जैसे अक्षांशीय विस्तार हो गया, हिंद महासागर से कितनी निकटता है और हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये सब शामिल हैं। ये सब जितने भी कारक हैं वो देश भर में तापमान हो गए, वर्षा हो गया, मौसम के समय में क्या करते हैं, भिन्नता लाने में योगदान करते हैं। ये कारक कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। 3 प्रकार के कारक है दोस्तों। पहला है भौतिक विशेषताओं से संबंधित कारक, दूसरा है वायु दाब और पवन से संबंधित कारक, तीसरा है अन्य भौगोलिक कारक। अब देखते हैं भौतिक विशेषताओं से संबंधित कारक कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों अक्षांश और स्थान। इसके अंतर्गत देखें कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से पूर्व पश्चिम दिशा में गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य भाग से कहाँ जाती है, पूर्व पश्चिम दिशा में से गुजरती है। आगे देखते हैं तो इस प्रकार भारत का जो उत्तरी भाग है वो उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है। भारत का उत्तरी भाग किस में स्थित है, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है, और दक्षिणी भाग उसका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। बस समझ में आए दोस्तों। देखते हैं उच्च कटिबंधीय मौसम की विशेषता क्या है कि यह उच्च मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त करना है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मौसम की विशेषता क्या है कि ये बहुत बड़ी मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त करता है। आगे देखते हैं भूमध्य रेखा के निकट होने तथा महासागरीय प्रभाव के कारण भारत के जो दक्षिणी भाग हैं इसमें वार्षिक और दैनिक तापमान का दायरा छोटा रहता है। भूमध्य रेखा के जो निकट है, भूमध्य रेखा बहुत अधिक निकट है, लेकिन और महासागरीय प्रभाव के कारण, यानी भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण और महासागरीय प्रभाव के कारण भारत की जो दक्षिणी भाग है वहाँ में वार्षिक और दैनिक तापमान में क्या होता है, दायरा बहुत छोटा होता है। हिमालय पर्वत की बात करें दोस्तों तो इसके अंतर्गत देखें तो हिमालय भारत की जलवायु को उपोष्णकटिबंधीय स्पर्श प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो हिमालय है वो भारत की जलवायु को क्या करता है, उपोष्णकटिबंधीय स्पर्श प्रदान करता है। आगे देखें तो ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी एशिया की जो ठंडी हवा आती है उससे बचाने के लिए ढाल के रूप में कार्य करता है, जिससे यह अत्यधिक ठंडी सर्दियों से सुरक्षित रहती है। आगे देखें तो यह मानसूनी हवाओं को भी रोक लेता है। कौन, हिमालय पर्वत, जिससे उपमहाद्वीप में नमी छोड़ने को मजबूर हो जाती है। आगे चलते हैं। वह दोस्तों समुद्र से दूरी की बात करें तो भारत एक पर्यायद्वीपीय देश है जिसकी तटरेखा कितनी है, 7,517 किलोमीटर लंबी है। असल में समुद्र से दूरी की अगर हम बात करते हैं तो भारत क्या है, एक पर्यायद्वीपीय देश है जिसका जो तटरेखा है वो 7,517 किलोमीटर लंबी है। आगे देखें तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में तापमान पर सीमित प्रभाव डालता है। आगे देखें तो भारत के आंतरिक क्षेत्र जो हैं वो समुद्र के मध्यम प्रभाव से बहुत दूर होते हैं और इसलिए वहाँ की जलवायु क्या है, अत्यधिक विषम यानी अत्यधिक अलग है। आगे देखते हैं, ऊंचाई को समझने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ है कि औसत जो है वो समुद्र तल से ऊंचा है, यानी औसत समुद्र तल से क्या है, ऊंचा है। ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता है। पतली हवा के कारण क्या होता है, पहाड़ों के स्थान मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। पतली हवा के कारण पहाड़ों के स्थान क्या होते हैं,
ठंडे होते हैं, क्योंकि वहाँ का तापमान का सूचालक कम होता है। ठीक है, वहाँ का जो तापमान जो टेम्परेचर होता है वो सूचालक कम होता है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे भूमि और जल का वितरण। प्यारे दोस्तों, भूमि की तुलना में पानी अधिक धीरे धीरे गर्म होता है और ठंडा होता है। बिल्कुल बात सही है। भूमि की तुलना में क्या होता है, जो पानी होता है वो अधिक धीरे धीरे बहुत तेज़ी से गर्म नहीं होता, धीरे धीरे गर्म होता है और ठंडा होता है। भूमि और समुद्र के बीच यह विभेदक तापनीय टेम्परेचर भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग वायुदाब क्षेत्रों का निर्माण करता है। बात समझ में आई दोस्तों। ये जो भूमि है और समुद्र के बीच में जो अलग अलग जो डिफरेंस टेम्परेचर होता है वो भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर जो अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग वायुदाब क्षेत्रों का निर्माण करता है। बात करें तो जिसके परिणाम स्वरूप दबाव में यह अंतर मानसूनी हवाओं की दिशा को क्या करता है, उलट देता है। आगे चलते हैं। राहत की बात करें तो भारत की जो प्राकृतिक संरचना है यह उच्च तापमान, वायुदाब, हवा की दिशा और गति के साथ साथ वर्षा की मात्रा और वितरण को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। भारत की जो प्राकृतिक संरचना है, जो तापमान है, जो वायुदाब है, जो वायु की दशा है, माफ़ कीजिएगा, हवा की जो दिशा है और गति के साथ साथ वर्षा की मात्रा और वितरण को भी क्या करता है, महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। उदाहरण की बात करें, अगर हम एक उदाहरण लें कि पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढलान है वहाँ पवनमुखी ढलान पर स्थित मैंगलोर में 2000 mm से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, जबकि दृष्टि छाया क्षेत्र की बात करें तो जहाँ बेंगलोर में केवल 500 mm वर्षा होती है। बात समझ में दोस्तों, यही डिफरेंस। इसी प्रकार हिमालय की दक्षिण ढलानों पर 2000 mm से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, जबकि उत्तरी ढलानों पर केवल 50 mm की औसत वार्षिक वर्षा होती है। दोस्तों, इस तरह से वर्षा में भी कई तरह से आपको विभेद देखने को मिल जाएंगे। अगला कारक क्या है कि वायु दाब और पवन से संबंधित कारक, आइए देखते हैं। पहला क्या है दोस्तों, दबाव की स्थिति। दबाव की स्थिति की बात करते हैं तो गर्मियों के दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कवर करने वाले उत्तर भारतीय मैदानों के आंतरिक भाग अत्यधिक गर्म होते हैं। गर्मियों के दौरान जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया, इन सबको कवर करने वाले जो भारतीय मैदान हैं उनके आंतरिक भाग अत्यधिक गर्म होते हैं। आगे चलते हैं। इस तरह के उच्च तापमान से उस क्षेत्र की हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ऊपर उठती है, जिससे उसके नीचे कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर बहुत फास्ट होता है तो भी आप कमेंट में कर सकते हैं, जिससे उसके नीचे कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। इस तरह के उच्च तापमान से क्षेत्र की हवा गर्म हो जाती है। आगे चलते हैं। निम्न दबाव को मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, मानसून गर्त के नाम से। दूसरी ओर हिंद महासागर में जो तापमान है वो कम है, क्योंकि पानी को ज़मीन की तुलना में गर्म होने में अधिक समय लगता है। बस समझाइए दोस्तों। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के ऊपर उच्च दबाव का क्षेत्र बन जाता है, जिससे उत्तर भारत, भारतीय मैदान और हिंद महासागर के बीच तापमान और दबाव में अंतर पैदा हो जाता है। बात समझ में आई दोस्तों। किसकी वजह से अंतर पैदा होता है, जो समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, इसकी वजह से उत्तर मध्य भारतीय मैदान और हिंद महासागर के बीच टेम्परेचर और प्रेशर में अंतर पैदा होता है। आगे चलते हैं। सतही हवा की दिशा की बात करें तो सतही हवाओं की इस प्रणाली में मानसूनी हवाएं, स्थलीय और समुद्री हवाएं और स्थानीय हवाएं शामिल होती हैं। विभेदकारी ताप टेम्परेचर के कारण भूमि समुद्र के दबाव में अंतर के कारण समुद्र के उच्च दबाव वाले क्षेत्र से हवा जो है उत्तर भारत के निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलने लगती है। यानी क्या है कि भूमि और समुद्र के दबाव में अंतर के कारण उच्च दबाव वाले क्षेत्र से जो हवा है वो निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलने लगती है। आगे चलते हैं। इस प्रकार जून के मध्य तक हवा की जो सामान्य गति है वह हिंद महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर होती है तथा इन हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। बात समझ में आई। यानी जून के महीने में जो हवाओं की जो दिशा है, वायु की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। बात समझ में आई दोस्तों। आगे चलते हैं। इससे समुद्र में नमी आ जाती है, जिससे देश के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। आगे बात करें, सर्दियों में हवाएं ज़मीन से समुद्र की ओर चलती हैं। सर्दियों में जो हवाएं हैं वो ज़मीन से समुद्र की ओर चलती हैं और गर्मियों में समुद्र से ज़मीन की ओर, जिससे समुद्र ठंडा हो और शुष्क हो जाता है।
आगे बात करते हैं तटीय क्षेत्र समुद्री हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, जबकि आंतरिक क्षेत्र स्थानीय हवाओं और मानसूनी हवाओं से प्रभावित होते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, आंतरिक क्षेत्रों में अक्सर सर्दियों में शीत लहरें, गर्मियों में गर्म लहरें देखने को मिलती हैं। तापमान में परिवर्तन की बात करते हैं तो गर्मियों में पश्चिमी राजस्थान में तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में या लेह में 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। आगे चलते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के चूरू में जून के किसी दिन तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है या उससे अधिक भी हो सकता है, जबकि तवांग यानी अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो उसमें तापमान बहु मुश्किल यानी 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। आगे देखते हैं तो दिसंबर की किसी रात को द्रास यानी जम्मू कश्मीर में तापमान 0 से 45 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है। दिसंबर की किसी रात को द्रास जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है में तापमान 0 से 45 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर सकता है, जबकि उसी रात तिरुवनंतपुरम की बात करें या चेन्नई में तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है। आगे चलते हैं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, एक ही स्थान के भीतर भी दैनिक तापमान में काफ़ी भिन्नता हो सकती है। जैसे केरल और अंडमान द्वीप समूह में दिन और रात के तापमान में मुश्किल से 7 या 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। बात करें तो थार रेगिस्तान में यदि दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो रात में यह काफ़ी गिरकर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बात समझ में आई दोस्तों? आगे चलते हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों जलवायु परिस्थितियां और वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब देखेंगे तापमान की सीमा क्या है। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? यह किसी निश्चित समय अवधि में तापमान के न्यूनतम और अधिकतम मानों के बीच का संख्यात्मक अंतर है। यानी तापमान की सीमा क्या है कि कोई समय अवधि है, उसमें तापमान के न्यूनतम और अधिकतम मानों के बीच का वो अंतर है। तो इस प्रकार तापमान की वार्षिक सीमा का अर्थ क्या होता है? एक वर्ष में अधिकतम और न्यूनतम तापमान मानों के बीच का अंतर, और दैनिक तापमान सीमा दैनिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर है। तापमान की जो वार्षिक सीमा का अर्थ क्या होता है कि एक वर्ष में अधिकतम और न्यूनतम जो मान होते हैं तापमान के उसके बीच का अंतर, या फिर दैनिक तापमान सीमा और दैनिक ठीक है, जो दैनिक तापमान सीमा होती है उसका क्या अर्थ होता है? दैनिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर होता है। आगे चलते हैं। वर्षा में भिन्नता की बात करें तो वर्षा के प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा और मौसमी वितरण में भी भिन्नता होती है। केरल से लेकर महाराष्ट्र के उत्तरी सिरे तक पश्चिमी तट पर जुलाई और अगस्त के मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है, जबकि पूरा कोरोमंडल तक सूखा पड़ा रहता है। सर्दियों की बात करें तो गीला हो जाता है, जबकि भारत में सूखा रहता है। आगे चलते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए मेघालय के खासी हिल्स में चेरापूंजी और मसिनराम कह लीजिए प्रति वर्ष 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि राजस्थान के जैसलमेर की बात करें तो इसी समय के दौरान 9 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। बस समझ में आई दोस्तों? आगे बात करें तो हिमालय में क्या होती है? बर्फबारी होती है और देश के बाकी हिस्सों में केवल बारिश होती है। देखिए इस तरह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अन्य भौगोलिक कारक। पहले जेट धाराएं की बात करें। पहला है वायुमंडल की जो ऊपरी परत होती है, इसमें वायु धाराओं को क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम के रूप में जाना जाता है। यह मानसून के आगमन और प्रस्थान को निर्धारित कर सकता है, यानी मौसम के आने और जाने को क्या करता है? बता सकता है। आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय जो होती हैं वो पूर्वी जेट की उत्पत्ति का मानसून के साथ गहरा संबंध होता है। बस समझिए दोस्तों, जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जो होती है उष्णकटिबंधीय वो पूर्वी जेट की उत्पत्ति का मानसून के साथ उसका गहरा संबंध होता है। पश्चिमी विक्षोभ की बात करें, सर्दियों में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली निम्न दबाव प्रणालियाँ जो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से गुजरते हुए पूर्व की ओर भारत की ओर बढ़ती हैं, उत्तरी भारत में सर्दियों के लिए जिम्मेदार होती हैं। यानी सर्दियों में वहाँ क्या होती है? वर्षा होती है। इसे पश्चिमी विक्षोभ। देखेंगे दोस्तों भारत के आसपास के क्षेत्रों की स्थितियाँ। पूर्वी अफ्रीका की बात करें तो ईरान, मध्य एशिया और तिब्बत में तापमान और दबाव की स्थितियाँ क्या होती हैं? तिब्बत की स्थितियाँ मानसून की शक्ति और कभी कभी होने वाले सूखे को निर्धारित करती है। यानी पूर्वी अफ्रीका की बात करें तो ईरान, मध्य एशिया और तिब्बत का जो टेम्परेचर है, जो दबाव की स्थितियाँ हैं, वो सब मानसून की शक्ति और सूखे को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए देखें
पूर्वी अफ्रीका में उच्च तापमान हिंद महासागर से मानसूनी हवाओं को, यानी पूर्वी अफ्रीका में उच्च तापमान क्या करता है कि हिंद महासागर से मानसूनी हवाओं को उस शीत क्षेत्र की ओर आकर्षित कर सकता है। बस में जो उच्च तापमान है वो हिंद महासागर से जो हवाएं हैं उनको उन क्षेत्रों की ओर आकर्षित कर सकता है, भेज सकता है, जिससे भारत में शुष्क मौसम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आगे चलते हैं। महासागर परिस्थितियों की बात करें तो हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर की जो मौसम परिस्थितियाँ हैं वो चक्रवातों या तूफानों के लिए जिम्मेदार भी हो सकती हैं। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर की जो मौसम परिस्थितियाँ हैं वो चक्रवात को भी पैदा कर सकती हैं, तूफान को भी पैदा कर सकती हैं, जो अक्सर भारत के पूर्वी तट को क्या करती है, प्रभावित करती है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं भारत में ऋतुओं की लय। मौसम वैज्ञानिक निम्नलिखित और 4 मौसमों को पहचानते हैं। पहला ठंड का मौसम, गर्म का मौसम, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु, पीछे हटता हुआ मानसून चली आई। इसके बारे में ठंड के मौसम की विशेषता क्या है दोस्तों कि भारत में शीत ऋतु आमतौर पर दिसंबर से फरवरी तक होती है, जिसमें ठंडी और शुष्क परिस्थितियाँ होती हैं। अगले इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इस अवधि के दौरान देश के उत्तरी भागों में कम तापमान रहता है, जबकि दक्षिण क्षेत्र गर्म रहते हैं। आगे चलते गर्म मौसम की बात करें तो मार्च से मई तक चलने वाले गर्म मौसम के दौरान पूरे भारत में तापमान में वृद्धि देखी जाती है। इस अवधि की बात करें तो इसमें गर्मी तेज़ी से पड़ती है, खासकर उत्तरी मैदानों और मध्य भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इससे क्या होता है कि निम्न दाब वाले क्षेत्र बनते हैं। बात समझ आ रही? इससे क्या होगा कि निम्न दबाव वाले क्षेत्र बनते हैं जो अंततः मानसूनी हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आगे चलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून क्षेत्र की बात करें तो जून से दिसंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम जो होता है वो भारत के अधिकांश भागों में वर्षा लाता है, यानी वर्षा होती है। यह मौसम क्या होता है कि कृषि के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है, क्योंकि मानसूनी हवाएं हिंद महासागर से नमी लाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक और भारी वर्षा होती है। आगे चलते हैं। पीछे हटते मानसून की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर तक चलने वाला जो मानसून का मौसम होता है वो मानसूनी हवाओं के वापस चले जाने और वर्षा में धीरे धीरे कमी लाने के कारण होता है। बात समझ में? अक्टूबर से नवंबर तक चलने वाला जो मानसून होता है वो मौसमी हवाओं के वापस चले जाने और वर्षा में धीरे धीरे कमी लाने के कारण होता है। आगे देखते हैं। इस मौसम के दौरान भारत के दक्षिणी और पूर्वी भागों में अक्सर चक्रवाती गतिविधियाँ और मानसून के बाद की वर्षा होती है। बात समझ में आई दोस्तों? तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। इसी तरह से बने रहिए, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।